नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक विज्ञान की ओर, जिसमें पाठ 11 गति एवं दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं, है ना। जिंदगी जब भी आई तड़पाने को, उसने हमको व्यस्त पाया। हमने कहा अभी थम जा, जो भी तू ले आई है दुख दर्द, हमारे सिर पर मारने को कल आना अभी वक्त नहीं है, अभी काम कर रहे हैं भाई। ठीक है आचार्य प्रशांत। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को, गति एवं दूरियों का मापन कैसे करते हैं, ठीक है ना। कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में चर्चा हो रही थी। कक्षा में क्या हो रही थी, सभी बच्चे क्या चर्चा कर रहे थे कि गर्मी की छुट्टी में, ग्रीष्म अवकाश मतलब गर्मी की छुट्टी में कहाँ कहाँ भ्रमण मतलब घूमने गए, किन किन स्थानों पर गए, उसकी चर्चा हो रही थी। ठीक है, सभी बच्चे अपने अपने घूमा गया स्थानों के बारे में बता रहे थे। एक छात्र अपने पैतृक गाँव पहले रेलगाड़ी, फिर कार और अंत में रिक्शा का उपयोग करके गया था। एक छात्र ने क्या कहा कि अपने पिता के गांव, पैतृक मतलब पिता के गांव, पहले रेलगाड़ी से, फिर कार से, फिर अंत में रिक्शा का उपयोग करके गया था। एक अन्य छात्र ने अवकाश के अन्य दिन अपने नाना जी की नाव में सैर की थी। ठीक है, करके व्यतीत की थी, मतलब बिताया था, समय बिताया था। ठीक है ना, व्यतीत करना, समय बिताया था। ये सब परिवहन मतलब जितने भी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले जितने भी वाहन होते हैं, ठीक है ना, संसाधन होते हैं, उसे परिवहन कहते हैं। ये सब परिवहन के विभिन्न साधन हैं। ये परिवहन के एक जगह से दूसरी जगह जाने के सभी क्या है, अलग अलग संसाधन है। रिक्शे, आपके नाव, रेलगाड़ी, फिर कार, ये सब सारा क्या है, परिवहन के साधन है। क्या आपने अंतरिक्ष यान के बारे में सुना है? क्या आपने अंतरिक्ष यान के बारे में सुना है? इसका उपयोग कब किया जाता है, ठीक है ना। क्या इन सब से गंतव्य तक पहुंचने में लगे समय में अंतर होता है? तो ये सब हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले यह जानें कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा कैसे करते होंगे? पैदल चल के, फिर बाद में बैलगाड़ी आई, ठीक है ना। यातायात की कहानी, द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा पैदल करते थे। फिर वे अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। जल मार्ग से परिवहन के लिए नाव का उपयोग किया जाता था, ठीक ना। जल मार्ग, अगर पानी से कहीं पानी के द्वारा कहीं जाना है तो उसके लिए नाव का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव बना दिया जाता था। नाव की आकृति जल में रहने वाले जीवों के समान दिखाई देती थी। जल में जो जानवर रहते थे उन्हीं के आकार के नाव को बनाया जाता था, उनको देख करके कि जब वो तैर पाते हैं तो ये भी लकड़ी का टुकड़ा जो है वो भी तैर जाएगा, इस टाइप से सोच करके वे बनाते थे। अब देखिए, पहिए के आविष्कार ने यातायात को सुगम बना दिया, मतलब अच्छा बना दिया, ठीक ना, और आरामदायक बना दिया। पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाने लगा। और पहिए की खोज भी, पहिए को खींचने के लिए जानवर का उपयोग किया गया, पशुओं का उपयोग किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी, ठीक ना, मतलब 1800 ईस्वी में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग परिवहन के लिए पशु शक्ति पर ही निर्भर थे। 19वीं सदी तक लोग पशु शक्ति पर ही निर्भर थे। गाड़ी का खोज नहीं हुआ था, मशीन का खोज नहीं हुआ था, ठीक ना। वाष्प इंजन, भाप का इंजन जो होता है, वाष्प इंजन के आविष्कार ने यातायात के प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। वाष्प इंजन का जैसे भी, भाप इंजन का जैसे ही आविष्कार हुआ, और यातायात मतलब यहाँ से वहाँ जाने का जो प्रणाली था उसमें बहुत महत्वपूर्ण चेंज हो गया, परिवर्तन आ गया। वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बे के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। अब जो वाष्प इंजन थी, वाष्प गाड़ियाँ जो थी, उनको चलाने के लिए क्या किया गया, माल डिब्बों के लिए रेल की पटरियों की निर्माण की गई, रेल पटरी निर्माण किया गया, ठीक है। परिवहन के साधन ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहा है।
इसके पश्चात उसके बाद स्वचालित वाहन का उपयोग शुरू हुआ। फिर स्वयं से चलाने वाला वाहन का स्टार्ट हो गया, ठीक ना, यूज करना स्टार्ट कर दिए वे लोग। मोटर से चलने वाली नाव, अब मोटर से चलने वाली नाव और जहाज भी चलने लगे। मोटर से भी चलने वाले नाव आ गए। पहले तो नाव को केवल वो लकड़ी से ही आगे बढ़ाया जाता था, है ना, लकड़ी से पानी को मतलब पीछे की ओर काट काट के और आगे बढ़ा जाता था। लेकिन फिर मोटर वाले नाव भी आ गए, फिर मोटर वाले नाव और जहाज भी चलने लगे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब शुरुआती में के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ। वायुयान भी बन गया, हवाई जहाज भी बन गया, ठीक है ना, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ शुरुआती साल में, ठीक। और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। और उन्हें क्या किया गया, यात्रियों को, लोगों को ले जाने योग्य और उनके सामानों को ले जाने योग्य बनाया गया वायुयान को। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, प्राध्वनिक, सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान को जहां इससे यात्रा करना आसान हो गया, वहीं कम समय में ज़्यादा दूरी तक तय की जाने लगी। समय तो बच ही रहा था, आराम भी हो ही रहा था और कम समय में ज़्यादा दूरी तक तय भी किया जा रहा था, ठीक है। आपके द्वारा तय की गई दूरी की माप एवं मेज की लंबाई की माप, मेज की लंबाई की माप और आपके द्वारा तय की गई दूरी का माप देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। लोग यह कैसे पता लगाते थे कि उन्होंने कितनी दूरी तय की। लोग कैसे मापते थे कि वे कितनी दूरी तय की। कोई छात्र यह कैसे पता लगाएगा कि वह अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकता है या स्कूल पहुंचने के लिए उसे बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। कैसे पता कर सकता है कि वो पैदल चल सकता है या कुछ यातायात संसाधनों की जरूरत होगी, ठीक है ना। किसी स्थान की दूरी की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। कोई भी स्थान हम जहाँ जाने वाले हैं उसकी दूरी पता होना चाहिए हमें, ठीक ना, कि वो कितना दूरी है। उसी के अनुसार से हम क्या कर देते हैं, या तो पैदल चल जाते हैं, या तो अगर ज़्यादा दूरी होती है तो ऑटो या बस से जाते हैं, और ज़्यादा दूरी होती है तो रेलगाड़ी जाते हैं, और बहुत ज़्यादा दूरी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन से भी चले जाते हैं, ठीक ना। किसी स्थान की दूरी की जानकारी महत्वपूर्ण है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि वहां पहुंचने के लिए कोई कैसे जाएगा, ठीक ना, कोई कैसे जाएगा उसका पता लगाने के लिए हमें दूरी का पता होना आवश्यक है। पैदल चलकर या रिक्शा से, बस से, रेलगाड़ी से अथवा वायुयान का उपयोग करके किस तरह जाया जाए, पहले हमें दूरी पता होगा तभी तो। अब मान के चलिए 1 किलोमीटर दूरी है और हम वायुयान से जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक ना। लैंडिंग करते ही पार हो जाएगा 1 किलोमीटर दूर, ठीक। अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसकी लंबाई अथवा चौड़ाई का ज्ञात होना आवश्यक होता है। अब कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसका लंबाई भी और चौड़ाई दोनों जानना जरूरी हो जाता है। तो साक्षी तथा आदित्य की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े मेज हैं। साक्षी और आदित्य की कक्षा में, क्लास में क्या है, बड़े बड़े मेज हैं, टेबल हैं, ठीक ना, जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। बड़े बड़े मेज हैं जिन पर क्या करते हैं, दो दो विद्यार्थी बैठते हैं, ठीक। प्रायः उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है, मतलब हमेशा उन दोनों में हमें झगड़ा होता रहता है इस बात को लेकर के कि उसका दूसरा साथी मेज के अधिक भाग का उपयोग करता है। क्या बात लेकर के लड़ाई होता रहता है कि उसका जो दूसरा साथी है वो ज़्यादा जगह में बैठा है। पहला साथी भी सोचता है कि वो दूसरा जो साथी है वो ज़्यादा जगह में बैठा है, मतलब दोनों एक दूसरे को गलत ठहराते हैं कि आप बैठे हो ज़्यादा जगह में, और वो कहता है कि आप बैठे हो, ठीक ना। तो ये हमेशा होता है, प्रायः होता ही रहता है। शिक्षकों के सुझाव पर उन्होंने मेज की लंबाई मापने का निश्चय किया। अब शिक्षक के सुझाव से उन्होंने मेज का लंबाई मापना शुरू किया, ठीक है। लंबाई माप करके फिर उसे आधा कर देंगे तो आधे दूरी उसकी हो जाएगी, आधा दूरी उसकी हो जाएगी, ठीक है। मेज के ठीक बीच में एक चिन्ह बनाया गया। मेज क्या किया गया, मेज के ठीक बीचों बीच में, मान के चलिए ये मेज है, ठीक ना, मेज है तो बीचों बीच में एक चिन्ह बनाया गया, ओके, बीचों बीच में एक चिन्ह बनाया गया। आगे देखिए, तथा मेज को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची। बीच में पहले लाइन एक चिन्ह बनाया गया और मेज को बराबर बांटने के लिए एक रेखा खींची गई, ओके। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं, और आदित्य तो सदैव ही अपने पास विकेट एवं किल्ली रखता है, ठीक ना। वे क्रिकेट खेलते थे तो उसके पास तो हमेशा रहता था विकेट एवं उसकी किल्ली, ठीक। आगे देखिए, हाँ, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए, किल्ली को रखा है और विकेट को रख करके ये माप रहा है, ठीक ना। तो विकेट और किल्ली इधर से लिया, फिर इधर से भी लिया और बराबर में ये कर दिया, चिन्हित कर दिया, ओके। उन्होंने गिल्ली और विकेट का उपयोग करके मेज की लंबाई मापने का प्रयास कैसे किया है, देख रहे हैं, आपने देख लिया। ऐसा लगता है कि मेज की लंबाई 2 विकेटों की लंबाई तथा 2 गिल्लियों की लंबाई के योग्य के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दो गिल्ली और 2 डंडा के जोड़ के बराबर है इसकी लंबाई, इस मेज की लंबाई, ओके। मेज के बीच में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं। अब मेज के बीचों बीच जब रेखा खींच जाता है तो दोनों खुश हो जाते हैं कि अब मुझे इतना बड़ा जगह में बैठना है और उसे इतनी बड़ा जगह में बैठना है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों को आधा आधा मेज मिल गया है, जिसमें मेज का आधा भाग लंबाई में 1 विकेट और 1 गिल्ली की लंबाई के बराबर है। एक भाग कैसा है, 1 गिल्ली और 1 विकेट, और दूसरा भाग क्या है, वो भी 1 गिल्ली 1 विकेट, तो दोनों के लिए बराबर रूप में बढ़ गया, ठीक ना। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरी मापने की आवश्यकता होती है। जैसे कि बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि यह
जान सके इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी, इसलिए वो क्या करता है कि लंबाई और चौड़ाई जानने का प्रयास करता है। यदि आप से पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके पैर की एड़ी से आपके सिर तक की रेखीय लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, क्या कीजिएगा कि आपके एड़ी से लेकर आपके सिर तक की एक रेखीय लंबाई से आप पता कर सकते हैं कि आपकी लंबाई कितनी है। यह कमरा कितना लंबा है, रांची से पटना कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है ना। दोनों क्या है, एक दूसरे की बीच की दूरी से दोनों रिलेटेड है। ठीक है, संबंध है। कुछ मापन, सम मेजरमेंट के बारे में देखते हैं आप। ओके, आइए क्रियाकलाप के द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। क्रियाकलाप एक डोरी लीजिए। क्या करना है, एक डोरी ले लेना है। ओके, उस डोरी की लंबाई को मानक लंबाई मानिए। अब उस डोरी का जो लंबाई है उसको एक मानक रूप मान लिए कि अगर ये डोरी से अगर 2 बार मानक रूप मानना, मतलब जैसे कि इतनी लंबी डोरी है। ठीक है, ये एक मान के चलिए 1 मीटर है, तो जितने बार हम लोग मापन करेंगे वो उतना मीटर हो जाएगा। ठीक, मान के चलिए 2 बार माप किए तो 2 मापन, 2 मीटर, 3 बार माप किए तो 3 मीटर। ठीक है, तो एक मात्रक के रूप में उसे हम मान लिए। ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है। इस डोरी की सहायता से विभिन्न वस्तुओं की तुलना कीजिए। अब उसी डोरी के हिसाब से विभिन्न वस्तुओं का तुलना कर सकते हैं। यदि वह डोरी उतना ही डोरी का लंबाई जितना है उतना लंबाई किसी वस्तु का भी लंबाई है तो हम लोग कह देंगे कि वो इतना लंबा है। और अगर उससे थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो उससे हम लोग कह सकते हैं, मान के चलिए डोरी है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर डोरी है और कोई वस्तु है जो कि 1 मीटर से ज़्यादा है। ठीक ना, तो हम लोग कह सकते हैं 1 मीटर से ज़्यादा है। ठीक है, ओके, देखिए कि डोरी की लंबाई से मेज की लंबाई कितनी गुनी है। डोरी की लंबाई से मेज की लंबाई कितनी गुनी है, दीवारों की लंबाई कितनी गुनी है। ठीक ना, और डोरी की लंबाई से दीवारों की लंबाई कितनी बड़ी है ये देखना है। मैदान की लंबाई कितनी गुनी है, उस डोरे के हिसाब से हम लोग उसको डोरे को क्या करेंगे, उसको मात्रक रूप मान लेंगे। ठीक ना, यहाँ पर देखिए प्रेक्षणों को सारणी 11.1 में लिखिए। डोरी की लंबाई मान के चलिए 1 मीटर, मेज की लंबाई अगर 2 बार डोरी, उतना बड़ा डोरी से 2 बार मापा गया तो ये 2 मीटर। ठीक है, दीवार की लंबाई कितना डोरी है उतना हिसाब से लिख देंगे। ठीक ना, मान के चलो यहाँ 5 किलोमीटर लिए। ठीक है, और मैदान 5 किलोमीटर, और मैदान हो गया आपका वो डोरी के हिसाब से 2 बार मापा गया। ठीक ना, 2 बार मापा गया तो 5 दूनी 10 किलोमीटर। ठीक है, डोरी के मात्रक पर फर्क पड़ता है। अब एक और क्रियाकलाप कीजिए, एक और क्रियाकलाप करते हैं, क्रियाकलाप 2। अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों में से किन्हीं 5 विद्यार्थियों का चुनाव करना है। ठीक ना, अपने कक्षा में से प्रत्येक सभी विद्यार्थियों में से किन्हीं 5 विद्यार्थियों का चुनाव कीजिए। ठीक है, पांचों में प्रत्येक अपने बलिष्ठ को मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज की लंबाई मापिए। अपनी बलिष्ठ रख करके, मतलब ये जो होता है हाथ, ये बित्ता जिसको हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं, देहाती भाषा में। ठीक ना, अपने बलिष्ठ को रख करके मेज को मापने का प्रयास कीजिए। 5 व्यक्ति लोग। ठीक है, 5 छात्र मिलकर के, 5 विद्यार्थी मिलकर के अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.2 में लिखिए। इसमें लिखना है, विद्यार्थी का नाम लिखना है, मेज की लंबाई कितनी बलिष्ठ आई, कितना बित्ता हुआ। ठीक ना, तो कितना बार अंगुलियों से नापा गया उसको लिख देना है। ठीक है, तो विद्यार्थी पहला द्वारा कितना हुआ, दूसरा द्वारा कितना हुआ, ये सब लिखना है। ठीक है ना, क्या सभी विद्यार्थियों के द्वारा मापी गई बलिष्ठ की संख्या समान होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किसी का छोटा अंगुली है। ठीक है ना, किसी का छोटा हाथ है, इस टाइप से अंतर बढ़ेगा, किसी का लंबा अंगुली रहता है। ठीक है ना, आप देखते हैं कि मानक का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना चाहिए। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसकी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। ठीक ना, क्या करना है, ज्ञात राशि से ही तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की अज्ञात राशि से उसी प्रकार के कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। अज्ञात राशि का तुलना उसी प्रकार के किसी ज्ञात राशि से करना है। नहीं कि अज्ञात को अज्ञात से नहीं कर देंगे। ठीक ना, ज्ञात राशि जो है उसे उसी तरह के कोई अज्ञात राशि जो है हमारा, उसको उसी तरह के कुछ ज्ञात राशि से तुलना कर देंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। किसी माप का जो परिणाम आता है उसको 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। ओके, एक होता है एक भाग संख्या और दूसरा भाग ली जाती है माप का मात्रक। जैसे कि 1 केजी है। ठीक है, तो 1 हो गया संख्या और केजी हो गया मात्रक। ठीक, अब उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि दीवार की लंबाई 4 डोरी है, ठीक ना, तो 4 हो गया आपका संख्या और डोरी हो गया आपका क्या, मात्रक। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है। 4 डोरी की लंबाई के बराबर हो तो 4 एक संख्या है तथा डोरी की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापने के लिए चुना गया है। ठीक ना, मापन के मानक मात्रक। अब मापन के मानक मात्रक क्या होते हैं, मानक मात्रक। ठीक, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसी अज्ञात राशि का
उसी प्रकार के ज्ञात राशि से तुलना करना ही मात्रक कहलाता है। ठीक, अज्ञात राशि की तुलना उसी प्रकार के ज्ञात राशि से तुलना करने का को मात्रक कहते हैं। प्राचीन काल में बालिस्थ की लंबाई, जो मैंने अभी दिखाया, बालिस्थ मतलब ये वाला, ठीक है ना, अंगुली से जो नापा जाता है, ये यहाँ पर देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, बालिस्थ मापन, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। प्राचीन काल में बालिस्थ की लंबाई, पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में उपयोग किया जाता था। ये सबको क्या किया जाता था, मापक के मात्रक के रूप में यूज किया जाता था, ठीक है ना। क्या क्या को, बलिष्ठ को, अंगुली की चौड़ाई को, ठीक है ना, कदम की दूरी को और पैर की लंबाई को, ये सबको मात्रक के रूप में यूज किया जाता था। पर यह संतोषजनक नहीं होते, लेकिन वे संतोषजनक नहीं होते थे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आता था उन सबसे, ठीक है ना। हमेशा क्या हो जाते थे, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के हाथ, पैर और बलिष्ठ की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना, अलग अलग होती है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि यह खुदाई से प्राप्त परिशुद्ध ज्योमिति रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। ठीक, जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, उसमें खुदाई जब किया गया तो उसमें ऐसी ऐसी वस्तु मिली जो बिल्कुल बिना मापन का वो काम हो ही नहीं सकता था। तो समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय भी ये मापन विधि उन लोगों को पता थी। कोहनी से अंगुली की छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, जैसे कि ये जो हाथ है, मान के चलिए अंगुली है, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की कोहनी हो गई, ओके, और इधर फिर हाथ होता है, तो कोहनी और अंगुली की अंतिम छोर, इसकी लंबाई को भी मात्रक के रूप में लिया जाता था। ठीक, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था। कहाँ पर? मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे विश्व के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। विश्व के अलग अलग भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अब लंबाई का मात्रक के रूप में क्या यूज किया गया? फुट का उपयोग किया गया, ओके, फुट का उपयोग किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई में थोड़ी भिन्नता, मतलब थोड़ी बहुत अलग होती है, हर जगह अलग अलग होती है, ओके। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों की लंबाई से मापते हैं, या तो वे अपनी पगड़ी की लंबाई से की लंबाई को मात्रक मानते हैं, या तो क्या करते हैं, वे अपनी पद, ठीक है ना, कदमों की लंबाई को भी मापते हैं। ठीक, अगला क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की अमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर की अमापों में, शरीर का माप जो है वह छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ी भिन्नता तो होती है। इसी कारण मापन में उलझने आई होगी, ठीक है ना, इसी कारण मापन में उलझने आई होगी जब खोज किया गया होगा। तो सन 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसमें मीटर पद्धति कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मीटरी पद्धति कहते हैं। ठीक, फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली का रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। मापन की समानता के लिए विश्व के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों को एक सेट को स्वीकार कर दिया, ठीक है, कर लिया। आजकल जिस मानक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, एसआई मात्रक कहते हैं, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक है उसको क्या कहते हैं? एसआई मात्रक कहते हैं। ठीक, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोमीटर, ठीक है, एवं समय का सेकेंड होता है। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस होता है, ये सब हैं, ओके। लिक्विड चीज का लीटर होता है। 1 मीटर एम लंबाई का हो गया आपका मीटर, और द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, एवं समय का हो गया सेकेंड, ठीक है। उसी तरह आपका जैसे कि कोई लिक्विड चीज़ है तो उसका लीटर हो गया, ओके, दूरी का हो गया किलोमीटर, द्रव्यमान का मैंने बता ही दिया दूरी का, ठीक। तो इसी तरह टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस इसी प्रकार होता है। 1 मीटर तो एम को 100 बार भागों में विभाजित किया जाता है। 1 मीटर एम को 100 बराबर भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर में होता है, ठीक है ना, हाँ, ठीक। प्रत्येक भाग को सेंटीमीटर में बांटा जाता है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर को 100 भाग में बांट दिया जाए तो फिर एक भाग जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। आगे 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, प्रत्येक भाग को मिलीमीटर कहते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो वो मिलीमीटर कहलाते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, लेकिन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब 1 मीटर को 100 भाग बांटा जाए तो सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटा जाए तो मिलीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? देखिए यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ठीक।
अगला, लंबी दूरी को मापने के लिए एक बड़ी मात्रक का उपयोग करते हैं जिसे किलोमीटर कहते हैं। दूरी मापने के लिए किलोमीटर का उपयोग करते हैं, बड़ी दूरी मापने के लिए, क्योंकि मीटर मिलीमीटर ये सब तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। ओके, सारणी 11.3 मात्रक का मान, लंबाई 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक। द्रव्यमान 1 किलोग्राम में 1000 मिलीग्राम, ठीक। समय 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, है ना। और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, और 1 दिन में 24 घंटे। ये सब क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये सब का आपका मात्रक का मान है। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, 1 दिन में 24 घंटे, तो 1 साल में 365 दिन। आइए बताइए, अमीषा की ऊंचाई 1.65 मीटर है, तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है ना। इतनी मीटर इसकी लंबाई है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितनी होती है? 100, 1 मीटर में, सॉरी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। ओके, तो 1.65 मीटर में कितनी होगी? तो गुना कर देते हैं, 1.65 मीटर में कितनी होगी? तो 100 से गुना कर देते हैं, 100 से गुना हो जाएगा क्या? 1.65, ठीक है ना। तो इसको जैसे गुना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा कि 16500, और 2 के बाद दशमलव है इसलिए यहाँ पर 0, मतलब 165 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? 165 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे क्या मैंने? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो 1.65 मीटर में कितना होगा? तो इसको 100 से गुना कर दिए 1.65 को, ठीक है। आगे, लंबाई की यथार्थ माप। अपने दैनिक जीवन में आप विभिन्न प्रकार के मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन में जो दिन भर का जो दिनचर्या होता है, आप बहुत सारे मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, कपड़ा मापने के लिए मीटर छड़ का प्रयोग करते हैं, जमीन की लंबाई के लिए एवं वृक्ष की ऊंचाई मापने के लिए टेबल स्केल फीता का प्रयोग करते हैं। हर अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग चीज़ों से मापा जाता है, ठीक है ना, जैसा कि देख पा रहे हैं। मापक युक्तियाँ, ये सब मापक युक्तियाँ हैं। लंबाई मापने के विभिन्न साधन, लंबाई को मापने का क्या क्या साधन है देख पा रहे हैं। ज्योमेट्रिक स्केल है, मीटर स्केल है, टेबल स्केल है, मेजरिंग टैप है, ठीक, यहाँ देख पा रहे हैं मेजरिंग टैप है, और टेबल स्केल है जो कि फीता कहते हैं, और एक आपका मीटर ज्योमेट्रिक स्केल है। क्या आप जानते हैं कि लंबाई मापते समय कुछ सावधानियाँ आवश्यक है? क्या आप जानते हैं कि लंबाई मापने समय कुछ सावधानियाँ आवश्यक होती है? स्केल को वस्तु की लंबाई के समानांतर तथा उससे सटा कर रखना चाहिए। क्या सावधानी रखना है कि कभी भी वस्तु की लंबाई जब हम कर रहे हैं तो समानांतर रखना है। समानांतर मतलब जैसे कि ये कोई वस्तु है तो इसके सीधे मतलब समान बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो समान दूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि ये कोई वस्तु है तो हम अगर किसी से माप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं रखेंगे, उस चीज़ को ऐसा टेढ़े नहीं रखेंगे, उसे समांतर रखेंगे, ऐसा सीधे रखेंगे, ठीक है। दोनों के बीच की बराबर दूरी होगी, ओके, इस तरह रखेंगे। आगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह रखना है सीधा, ये ना कि टेढ़ा, देख रहे हैं यहाँ थोड़ा टेढ़ा है, यहाँ सीधा है, तो इस तरह रखना है, ठीक। चित्र 11.6 मापी जाने वाली लंबाई की अनुदिश पैमाने रखने की सही विधि ए में है और गलत विधि है बी में, यहाँ थोड़ा तिरछा है। कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं, कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं। ऐसे प्रकरणों में पैमाने की शून्यांक से माप नहीं लेनी चाहिए, ठीक। अगर कोई स्केल यदि टूटा हुआ है तो वहाँ हम लोग शून्य से कभी माप नहीं लेंगे, ठीक ना। मान के चलिए कोई स्केल है, ये शून्य से शुरू होता है और 30 सेंटीमीटर या जितना भी रहता है, ठीक है ना। यदि आधा कहीं टूटा हुआ है तो क्या करेंगे, शून्य से कभी नहीं मापेंगे, जहाँ शुरू हुआ है, जहाँ से शुरू हुआ है टूटा हुआ भाग से जो शुरुआती भाग है वहाँ से मापेंगे, भले ही वहाँ 1 है 2 है जितना भी है वो देखेंगे, ठीक है, ना कि हम लोग 0 से लेंगे, ठीक है ना। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे कि 1.0 सेंटीमीटर काम में ले ला सकते हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे 1.0 मतलब 1 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। अब दूसरे के सिरे के जो पाठ्यांक है उसको पहले सिरे वाले से घटाना होगा। पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 12.3 सेंटीमीटर है, अतः वस्तुओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। जो दूसरे सिरे कितनी है 12.3 और पहली सिरे कितनी है 1.0, यहाँ कितनी हो जाएगी 3 दशमलव, घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1, तो 11.3, ठीक, सेंटीमीटर हुई। अब यहाँ पर देखिए टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने की गलत विधि सही विधि। टूटे पैमाने को कैसे रखेंगे देख सकते हैं, ये देखिए ये टूटा हुआ आगे का सिरा है, उसे यहाँ से हम लोग कभी माप नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ऐसा देखिए टूटा हुआ वाला आगे निकाल दिए और जहाँ नंबरिंग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मापना है, ठीक ना, ये सही विधि है।
माप लेने के लिए आंख की स्थिति उस स्केल के चिन्ह के लंबवत होनी चाहिए। जो मापन हम कर रहे हैं तो स्केल को जो मापना है वो हमारी आंख की जो स्थिति होगी स्केल के ऊपर वो एकदम लंबवत होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ कोई वस्तु है, इसको अगर नाप नाप हम लोग माप रहे हैं तो आंख जो होनी चाहिए वो बिल्कुल एकदम लंबवत होनी चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री लंबवत होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, जैसे कि यहाँ आप लड़कों को देख पा रहे होंगे, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का। तो सबसे बेस्ट कौन देख रहा है? ये देख रहा है लंबवत। ठीक ना, ये तिरछा देख रहा है, ये वहाँ चला जा रहा है, ये वहाँ चला जा रहा है, मतलब गड़बड़ा जा रहा है दूरी वहाँ पर। गतिविधि एक गतिविधि गलत गतिविधि है, बी सही विधि है और सी भी गलत विधि है। ठीक है ना। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापने। अब वक्र रेखा को कैसे लंबाई मापेंगे? ऐसा कोई वक्र रेखा रहेगा तो उसको कैसे लंबाई मापेंगे उसकी? ओके, तो किसी वक्र रेखा की लंबाई सिर्फ मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। केवल मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। इसकी लंबाई मापने के लिए आप धागे का उपयोग कीजिए। ठीक ना, कि धागा भी कर्व के जैसा हम लोग उसको मोड़ सकते हैं, फिर उसे माप करके फिर धागा को सीधा करके अपना माप लीजिए। ठीक ना, आइए एक क्रियाकलाप से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, क्रियाकलाप 3, वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए धागे का उपयोग कीजिए। देखिए, वक्र रेखा क्या है? A और B है। ठीक है ना, A और B दो वक्र रेखा है, इसका मापने के लिए धागा का प्रयोग किया जा रहा है। देख पा रहे होंगे आप। तो धागा को इसकी अंत दूरी तक ले जाना है। फिर धागा को जब अंत दूरी तक ले जाएंगे फिर क्या करेंगे? धागा को यहाँ पकड़ लेंगे, यहाँ पकड़ लेंगे और उसे सीधा कर देंगे और सीधा करके उसको स्केल से माप लेंगे। क्लियर है? आसान है। ठीक, धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांध देना है। इस गांठ को ए पर रखिए। अब उस गांठ को ए पर रख करके अब धागे को अपनी अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रख कर इसके थोड़े भाग को रेखा के अनुदिश कीजिए। थोड़े भाग को क्या करना है? रेखा के अनुदिश करना है, रेखा के दिशा में करना है, जैसा करना है। ठीक, इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए। ठीक ना, क्या करना है? अपने एक हाथ को धागे से थामना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना। अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इसे वक्र रेखा जैसा गया हुआ है उसी के अनुदिश आपको धागा को फैलाना है। ठीक है ना। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु B तक पहुंचिए। अब इसी क्रिया को दोहराते हुए बिंदु B तक आपको पहुंच जाना है। बिंदु B आप समझ रहे हैं कौन वाला है? ये बिंदु B तक। इसी तरह आपको क्या करना है? दबाना है, फिर यहाँ पर रखना है। फिर देखिए, जैसे कि पहली बार तो हमने यहाँ हाथ दबाया और यहाँ तक लिया, यहाँ फिर यहाँ कर दोनों हाथ यहाँ पर पकड़ा, फिर इसको इधर किया, फिर इसको पकड़ेंगे, इसको ये वाला को छोड़ देंगे, फिर इधर आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको पकड़ेंगे और फिर इधर आगे बढ़ाएंगे, ऐसा बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है? इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु B तक पहुंचिए। धागे को का जो भाग बिंदु B पर वहाँ एक चिन्ह अंकित कीजिए। धागे का जो भाग बिंदु B पर है, ठीक ना, वहाँ एक चिन्ह अंकित कर दीजिए, क्योंकि बिंदु A पर जो धागा का भाग है वहाँ पर गांठ बांध दिया है हमने। अब B भाग पर जो धागा का भाग है उसे आपको चिन्हित कर लेना है। ठीक ना। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। अब मीटर के अनुसार इसे फैला देना है और धागे के प्रारंभ में बंधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा AB की लंबाई है। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं देख पा रहे होंगे। एक स्थान पर बैठकर आप सोचिए कि गति क्या है। उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखा है। उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जिसको आपने हाल में ही देखा है। इसकी सूची नीचे दी गई सारणी में बनाइए और क्या क्या वस्तु आपने देखी है और वह गति करता है या नहीं करता है उसके बारे में आपको सारणी में लिखना है। ये विद्यालय का बस्ता, मेज, जल में मछली, सिलाई मशीन, पत्थर, गाय, गेंद, चलती रेलगाड़ी आदि हो सकती है। इस सूची को 2 भागों में बांटिए। क्या करना है? सूची को 2 भागों में बांटना है। देखिए कि कौन विराम है, कौन एक ही जगह बैठा हुआ है, गति नहीं कर रहा है, और कौन गति की अवस्था में है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, गति कर रहा है। ठीक, तो देखिए विराम और गतिशील वस्तुएं। विराम वस्तुएं, विद्यालय का बस्ता तो विराम है, उसको जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तब जाएगा। मेज भी विराम अवस्था में है। जल में तैरती मछली गति में है। रेलगाड़ी भी गति में है। ठीक, आपने यह देखा होगा कि मछली कुछ समय बाद पहले स्थान पर दिखाई नहीं देती है। पहले स्थान पर नहीं दिखाई देती है। मछली कभी भी कुछ देर बाद जहाँ थी, पहले स्थान पर जहाँ पर थी वहाँ दिखाई नहीं देती है, वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जबकि मेज उसी स्थान पर है। ठीक ना। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति है या अथवा आराम में। क्या गति एक ही प्रकार की होती है? गति के प्रकार क्या क्या होते हैं? सरल रेखा, मतलब ऐसा सीधी रेखा में गति करती है। वर्तुल्य गति, ठीक है, आवर्ती गति, ये सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अपने दैनिक जीवन में आप चारों ओर स्थिर तथा गतिशील वस्तुओं को देखते हैं। आप चारों ओर देखते हैं कि कौन स्थिर है, कौन गतिशील है, कौन एक जगह से दूसरी जगह हिल रहा है, कौन नहीं हिल रहा है, ये सब देखते होंगे।
आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड आपने किसी वाहन की गति सीधी सड़क में देखा है? क्या परेड में सैनिक को मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा, है ना? आपने देखा होगा। यह किस प्रकार की गति है? ये किस प्रकार की गति है? ये एक सरल रेखीय एक लाइन में आ रहा है, ठीक है ना? रोड में गाड़ी भी चल रहे हैं तो एक लाइन में चल रहे हैं। आर्मी जब परेड कर रहे हैं तो वो भी एक लाइन में जा रहे हैं। और जो हमारी लास्ट की जो पत्थर गिर रही है तो एक लाइन में गिर रही है। ये नहीं कि ऐसा-ऐसा तो नहीं गिरती है, वो बिल्कुल सीधे गिरती है, ठीक? ये सब क्या है? सरल रेखीय गति का उदाहरण है ना? 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में धावक की गति कौन सी गति कहलाएगी? कौन सी गति कहलाएगी? सरल रेखीय गति कहलाएगी, ठीक? अगला, इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश मतलब सरल रेखा के दिशा में गति कर रही है। इन सभी उदाहरणों, कौन कौन से उदाहरण? एक गाड़ी का सीधी रेखा में चलना, जो सैनिकों का परेड करना, ठीक ना? और आपका पत्थरों का गिरना, ये सब सारा क्या है? ये सरल रेखीय का उदाहरण है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। बच्चों का रेस, धावकों का 100 मीटर रेस में भाग लेना, ठीक? इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल्य गति क्या होता है? देखिए वर्तुल्य गति आप देख पा रहे होंगे, जो वृत्त के जैसा गोल गोल होता है, वर्तुल्य कहलाता है, ठीक? एक पत्थर को क्या करना है? धागा में बांधकर अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए, जैसा कि यहाँ आप चित्र पर देख पा रहे होंगे। एक पत्थर को क्या किया गया है? धागा से बांध लिया गया है और इसे तेजी से घुमाया जा रहा है, ठीक ना? तो घुमाने पर क्या हो रहा है देखते हैं। देखिए आप घुमाइए, पत्थर की गति को ध्यान में रखिए, पत्थर की गति को ध्यान में रखना है। आप देखते हैं कि पत्थर वृत्त पथ में के अनुदिश वृत्त पथ के दिशा में क्या कर रही है? गति कर रहा है। इस गति में पत्थर की आपकी हाथ से दूरी समान रहती है। पत्थर से और आपके हाथ से दूरी क्या रहती है? हमेशा समान रहती है। देखिए भले इधर है या उधर है या इधर है या उधर है, सब तरफ हाथ से दूरी क्या है? पत्थर और हाथ की दूरी, पत्थर से हाथ के बीच की दूरी समान है, ठीक? इस गति में पत्थर आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस गति को वर्तुल्य गति कहते हैं, ठीक? गोल गोल घूमना, लेकिन जहाँ से घूम रहा है वहाँ से और अंतिम जो छोर है उसकी जो दूरी होगी वो बराबर होगा। बिजली के पंखे की पंखुड़ियाँ की गति, एक घड़ी के सेकंड सुई की गति भी वर्तुल्य गति होती है, ठीक? आगे, आवर्ती गति आप देख पा रहे होंगे। इस एक पत्थर को धागे से बांधकर अपने हाथ में थामिए, ठीक? तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। क्या करना है? पत्थर को डोरी से लटकने देना है। मान के चलिए यहाँ आप पकड़े हुए हैं और पत्थर से डोरी लटक रहा है, ठीक? दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए। अब दूसरे हाथ से क्या करना है? पत्थर को एक तरफ खींच देना है, ठीक? पहले तो आपने स्वतंत्र उसको लटका दिया है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ आपने पकड़ा है, ठीक? और यहाँ स्वतंत्र लटका हुआ है। अब क्या करना है? एक हाथ से एक तरफ खींचिए और फिर उसे स्वतंत्र गति करने दीजिए, ठीक ना? वो स्वतंत्र गति कैसे करेगी? ऐसा करेगी, जैसे कि मान के चलिए स्वतंत्र गति कैसे करेगी देख सकते हैं। स्वतंत्र गति मान के चलिए यहाँ आप पकड़े हुए हैं, तो ऐसे लटकी हुई है, आपने एक तरफ खींचा और इसे स्वतंत्र छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे दोलन करेगी, ठीक है ना? इधर उधर जाएगी। आगे, यह एक लोलक है। यह एक क्या है? लोलक है। यह आवर्ती गति को समझने में हमारी सहायता करेगा। किसी लोलक की गति, झूला झूलते बच्चे, ठीक है ना? बच्चे की गति, सितारा की डोरियों की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं, जिसमें वस्तुएं एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते रहती है, ठीक? एक निश्चित ऐसी गति हो जाती है कि वह दोहराते रहती है अपनी गति को, है ना? अतः वैसी गति जिसमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते रहती है, उसे आवर्ती गति कहते हैं। ऐसी गति जिसमें वस्तुएं अपनी निश्चित समय अंतराल के बाद एक फिक्स टाइम, ऐसा एक समय आ जाता है कि वो अपनी गति को दोहराता ही रहता है, तो उसको आवर्ती गति कहते हैं, है ना? यह आवश्यक नहीं कि किसी वस्तु में एक बार में एक ही प्रकार की गति हो। यह आवश्यक नहीं है कि किसी वस्तु में एक बार में एक ही प्रकार का गति हो। किसी दो तरह का भी हो सकता है, 3 तरह का गति भी हो सकता है, ठीक? आपने फर्श में लुढ़कती किसी गेंद की गति का अवलोकन किया होगा। फर्श में मान के चलिए ज़मीन में कोई गेंद लुढ़क रहा है, तो उसको आपने अवलोकन किया होगा। वो सीधा तो नहीं गति करता है, कभी-कभी टेढ़ा-मेढ़ा भी करता है, ठीक है ना? आगे, इस स्थिति में गेंद फर्श पर लुढ़कती है और वर्तुल्य गति करती है। कैसे? वर्तुल्य गति करते हुए जाती है, हुए आगे की ओर चलती है, मतलब गोल-गोल घूमते हुए आगे चलती है, ठीक ना? इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति एवं वर्तुल्य गति एक साथ करती है। गेंद क्या करती है? जैसे कि कोई गेंद है, यहाँ पर कोई गेंद है, अगर वो आगे बढ़ती है तो ऐसा घूमते हुए जाती है, तो ये एक वर्तुल्य गति भी हो गया और एक दिशा में जा रहा है, इसलिए सरल रेखीय गति भी हो जाएगा, ठीक? आपने गतियों के कई प्रकार को समझने का प्रयास किया। आपने जाना कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहते हैं। समय के साथ जो स्थिति में परिवर्तन हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। और समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन नहीं होगा तो वो विराम अवस्था में है, वह गति कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना?
हमारे चारों ओर होने वाली विभिन्न गतियों पर विचार कीजिए। तितली का पुष्पों पर मंडराना, वृक्षों के पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा द्वारा गति करना, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना, आपके शरीर में रक्त का गति करना, ऐसे कई गतियों की स्थिति एवं प्रकार पर आप चर्चा कर इसे अपनी अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी कई गतियों की स्थिति एवं प्रकार पर आप चर्चा करके इसे और अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं, ठीक ना। हमने क्या क्या सीखा वो देखेंगे। मापन में किसी अज्ञात राशि को उसी राशि के मानक मात्रा के साथ तुलना करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए यातायात के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। ये साधन गति में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि बैलगाड़ी है, वो तो धीमा ही होगा, किससे? मोटर से, ठीक ना, या वास्प इंजन से, ठीक ना। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई एवं कदम की दूरी उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे, ठीक। बालिश का उपयोग, है ना। सरल रेखा के अनुदिश मतलब सरल रेखा के जैसा गति, सरल रेखा के जैसा जो गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक। वर्तुलीय गति में कोई वस्तु गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान होती है। ऐसी गति करती है कि जो नियत जो बिंदु है, मेन जो बिंदु है, उससे बिल्कुल समान होती है। जैसे कि ऐसा, ठीक है, नियत बिंदु से बिल्कुल दूरी समान होती है, ठीक है ना। अगला, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। वर्तमान में हम लोग मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक उपयोग करते हैं। इसे समस्त विश्व में मान्यता प्राप्त है। एसआई मार्क का पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त मिल चुका है एसआई मार्क को। लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई और दूरी तथा समय के मानक मात्रक क्रमशः, लंबाई का क्या है? मीटर, द्रव्यमान का किलोमीटर और समय का सेकेंड। शिक्षक निर्देश क्या है? शिक्षक निर्देश बच्चों को अमानक इकाई से विभिन्न लंबाई को मापने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आपको क्या करना है? हर चीज़ों को मापने का प्रयास करना है, ओके। माप का अनुमान लगाने एवं उनके सत्यापन का अवसर प्रदान करें, और जो माप किया है उन्होंने उसका सत्यापन करें और उन्हें अवसर प्रदान करें। बच्चों के द्वारा विज्ञान कक्ष की लंबाई एवं चौड़ाई की माप हाथ एवं बलिष्ठ से करवाइए, ठीक है। बच्चों को 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता कराइए तथा उन्हें बताइए कि यह सरल रेखीय गति का उदाहरण है, ठीक। अब हम लोग करते हैं अभ्यास। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 किलोमीटर खाली स्थान मीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 5 किलोमीटर, मान के चलिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक। तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे? 5000 किलोमीटर, ठीक। अगला प्रश्न क्या है? किसी साइकिल के पहिए की गति क्या गति कहलाएगी? वर्तुल्य गति कहलाएगी। 1 मीटर में खाली स्थान सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगला, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। झूले की गति खाली स्थान गति का उदाहरण है। कौन सा गति? आवर्ती गति का उदाहरण है, ठीक। आवर्ती गति का उदाहरण लोलक, ठीक है। आवर्ती गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। लंबाई के बढ़ते परिणाम, कौन सा सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, ऐसा लिखना है, ठीक है। तो पहले तो क्या होगा कि मिलीमीटर होगा पहला नंबर में, फिर आपका सेंटीमीटर होगा, फिर मीटर होगा, फिर किलोमीटर होगा, ठीक है। किलोमीटर लास्ट में। मानस की लंबाई कितनी है? 1.55 मीटर है। इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये मीटर में दिया हुआ है, आपको सेंटीमीटर में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपका 1.55 मीटर में कितना हो जाएगा? 100 से गुना कर देंगे उसको, ठीक ना। कितना हो जाएगा देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो 1.55 मीटर में 100 गुना 1.55, इसको गुना करने पर कितना हो जाएगा? 15500। तो 2 के बाद दशमलव है, यहाँ पर जब दशमलव देंगे तो ये केवल बचेगा 155 आंसर, ठीक है। अगला क्या है कि सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो कितना सेंटीमीटर आया है? 155 सेंटीमीटर में 10। 155 में कितना आ जाएगा? 10 गुना 155 कर देंगे, आ जाएगा। तो 10 गुना 155 कितना हो जाएगा? 1550। 10 गुना 155 हो जाएगा 1550। क्लियर है? साक्षी के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 5250 किलोमीटर है। साक्षी की घर और उसके बीच की दूरी 5250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। किलोमीटर में कितना हो जाएगा? कह सकते हैं हम लोग किलोमीटर में ना, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक। तो यह कह रहा है कि जब तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 1 मीटर में
1 मीटर में हो जाएगा आपका 1/1000। तो 500 5250 मीटर में, तो 5250 भागा 1000। ठीक, जब भागा 1000 करेंगे तो एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, और ये 100 से इसको भागा दे देंगे तो 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा आंसर 5.25। ठीक है, क्लियर है कैसे निकला आप समझे। और एक बार मैं बता देता हूँ कि 1000 मीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। ठीक, तो हमको एक मीटर का जानना है, ठीक ना, 1000 मीटर का नहीं जानना है। 1000 मीटर में तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर होता है, लेकिन 1 मीटर में कितना होता है, अगर 1 का निकाल लेंगे तो फिर हम लोग इसका निकाल लेंगे, तो 1 में कितना होगा, 1 बटे ये वाला 1000 नीचे चल जाएगा 1000। ठीक, अब 1 का पता चल गया तो 5250 का पता चल जाएगा, तो 1 से गुना कर 5250 का कितना होगा तो उसको गुना कर देंगे, 5250 भागा नहीं गुना 1/1000, तो नीचे 1000 है ना, नीचे कितना हो गया देख पा रहे होंगे 5250 गुना 1/1000। ठीक है ना, तो एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, 100 को इससे जब भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.25, क्योंकि 2 जीरो है तो दो संख्या के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर 5.25 मीटर आंसर, किलोमीटर आंसर हो जाएगा। आवर्ती गति के 2 उदाहरण दीजिए। आवर्ती जैसे कि झूला झूलना है ना, फिर आपका पेंडुलम जो घड़ी में होता है। ठीक है, ये सब कह सकते हैं। कदम का उपयोग लंबाई के मापक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि हर किसी का कदम एक जैसा नहीं होता है। पृथ्वी के 2 प्रकार की गति का वर्णन कीजिए, एक घूर्णन गति और एक क्या होता है 2 प्रकार की गति। एक तो होती है वो आपकी 2 प्रकार की गति होती है पृथ्वी में, वो ग्रह के सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक ना, तो ये तो वर्तुल्य गति हो ही गई, और दूसरा क्या है देखते हैं, दूसरा हमारा है हाँ एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपने आप पर घूमती है, तो 24 घंटा होता है, जिसके कारण दिन रात होती है। और परिक्रमण में सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, एक निश्चित कक्षा में घूमती है, जिसके कारण हमारी क्या होती है, जिसके कारण ऋतुएं बदलती है। ठीक, घूर्णन गति के कारण दिन रात होती है, परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं बदलती है। ओके, अगला प्रश्न क्या है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। दोनों में क्या है, एक जो साइकिल की पहिए जो है वो वर्तुल्य गति तो कर रही है, लेकिन वो साथ ही सरल रेखीय गति भी कर रही है, लेकिन जो पंखा है वो केवल वर्तुल्य गति कर रही है। ठीक, क्लियर हो गया। अगला, मीटर पैमाना द्वारा लंबाई मापते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। क्या क्या सावधानी बरतना है हमें, हमें कभी भी समानांतर किसी वस्तु के समानांतर रखना है, जो मापने वाला जो वस्तु है उसको। दूसरा, यदि मापने वाला वस्तु टूटा हुआ है तो हम लोग जीरो से नहीं लेंगे, शून्य से नहीं लेंगे, उसे एक नंबर से लेंगे, जहाँ से वो शुरुआत नंबर है वो नंबर से लेंगे। ठीक है, अगला, ट्रेन में यात्रा करते समय पटरी के निकट के पेड़ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जबकि साथ के यात्रीगण स्थिर दिखाई देते हैं, क्यों। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह सापेक्ष गति होता है। ठीक है ना, ये सापेक्ष गति के कारण होता है। ट्रेन में यात्रा करते समय पटरी के निकट के पेड़ हमारे सापेक्ष गति करती है, मतलब साथ साथ गति करती है वैसा लगता है। ठीक ना, तो इसलिए वे चलते हुए दिखाई देते हैं सापेक्ष, जबकि साथ के यात्रीगण हमारे सापेक्ष स्थिर होते हैं। ओके, क्योंकि वे हमारे साथ ही उसी ट्रेन में समान गति से चल रहे होते हैं, इसलिए वे हमें स्थिर दिखाई पड़ते हैं। ठीक, सापेक्ष गति के कारण। अगला, परियोजना कार्य है। परियोजना कार्य आपको करना है, अपनी कक्षा के कमरे का नजरी नक्शा बनाइए। अपने कक्षा की कमरे का एक नजरी नक्शा बनाना है, उसके फर्श पर गेंद लुढ़काइए। फर्श पर क्या करना है, गेंद लुढ़का देना है। अपने नक्शे में जहां से गेंद लुढ़काना शुरू किया, ठीक, और जहां वह रुकी थी वही बिंदु को दर्शाइए। जहां से लुढ़काना स्टार्ट किया और जहां पर रुकी वो बिंदु को दर्शा देना है। जिस पथ के अनुदिश उसने गति की उसे भी दर्शाइए। किस पथ के अनुदिश की, कि या वो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं गई या सीधे गई, वो भी दर्शाना है। ठीक, उसके बाद जिस पथ के अनुदिश उसने गति की वो भी दर्शाइए। क्या गेंद किसी सरल रेखा के अनुदिश चली थी, बिल्कुल चली थी। ठीक, इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, है ना। सरल रेखा भी चली थी और एक वर्तुल्य गति भी। ठीक है, अब ऐसा ऐसा गुड़कते भी गई थी, लुढ़कते भी गई थी। ठीक है ना, तो वर्तुल्य गति भी हो गया और सीधे गई, इसीलिए आपका सरल रेखीय भी हो गया। अगला प्रश्न क्या है, अवलोकन हेतु चर्चा कीजिए कि ऊपर चींटियों की गति किस प्रकार की गति है। बताइए ऐसी गति और कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए, ऐसा गई, ऐसा गई, ऐसा गई, ये जिग-जैग है। ठीक है ना, गति है। तो आपका सारा क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अंत में यही कहना चाहूँगा मैं, यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, ये घिसी-पिटी जीवन नहीं जीना है, तो यदि आपको लिखनी है थोड़ी नई कहानी, आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से जुड़िए। लाइव जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर से आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही आप क्रोम से भी जुड़ सकते हैं। यदि कुछ भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा। ठीक है, नमस्कार।
यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है ना, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोस को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है। ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है।